हेलो टीनेजर्स, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और मेरा नाम है शिवम। तो रिसेंटली मैं कंप्यूटर की प्रैक्टिस करने के लिए यूट्यूब पे सर्च कर रहा था सैम्पल पेपर्स या फिर क्वेश्चन बैंक्स वगैरह। तो मेरे को एक या दो क्रिएटर के अलावा कोई मिला भी नहीं और मेरे को ढंग का कंटेंट अभी अवेलेबल नहीं लगा। मुझे लगता है ये जिम्मा मेरे को। तो बेसिकली देखो, कितना भी तुम पढ़ाई कर लो या फिर स्ट्रिंग वगैरह कुछ भी लिस्ट वगैरह पाइथन कुछ भी पढ़ लो, अगर तुम्हें प्रैक्टिकल यूज नहीं पता या फिर कुल मिला के ना मैं कहना चाहता हूँ 20% एफर्ट से हम 80% काम करने वाले। अब ये कैसे करेंगे? ये हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं ले आया हूँ आपके लिए ये क्वेश्चन वगैरह जितने भी मैंने आज तक एग्जाम दिए हैं कंप्यूटर के 11th और 12th में ही दिए हैं बेसिकली। और एक और चीज़ ये ड्रॉबैक ये रही है ना कि जो हमारी C++ जो हटा है ना, ये बस रिसेंट ईयर्स में ही हटा है, ये पाइथन बिल्कुल नहीं हो। तो मैंने क्या डिसाइड करा है कि आपको बेस्ट रिसोर्स बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा और बिल्कुल आपकी स्ट्रिक्टली सिलेबस को फॉलो करते हुए आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी एकदम तगड़ा करूँगा। और आप मेरे पे भरोसा भी इसलिए कर सकते हो क्योंकि मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं कंप्यूटर साइंस में, भले ही मैं आपको रिवील नहीं करना चाहता हूँ, वैसे 69 आए थे मेरे। तो सबसे पहले हम करेंगे ये 11-12 के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन पेपर्स हैं एनुअल एग्जाम्स वगैरह के। इसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मतलब स्ट्रिंग की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लिस्ट की करेंगे, SQL की कर लेंगे, हम CSV फाइल्स की कर लेंगे, डेटा हैंडलिंग वगैरह सब कुछ कर लेंगे। देन उसके बाद हम करेंगे मिक्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व, मतलब सैम्पल पेपर एंड PYQs करेंगे। पहले तो हम चैप्टर वाइज करेंगे ताकि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप सारे चैप्टर वाइज देखने के बाद आप सैम्पल पेपर पे आ सकते हैं। तो वो मैं थोड़ी दिन में सैम्पल पेपर पे आने वाला हूँ, उससे पहले हम चैप्टर वाइज वगैरह कंप्लीट कर लेंगे और चैप्टर वाइज से भी पहले हम ये सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें से कि हम करने वाले हैं क्लास 11th के फाइनल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर आज सॉल्व। तो लेट्स गो, जल्दी से सॉल्व करने के लिए आ जाते हैं। तो हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और हमने ले लिया एनुअल एग्जामिनेशन क्लास 11th का 083 कोड वाला पेपर और इसको सॉल्व करेंगे हम। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। इसमें से हम छाट के क्वेश्चन करने वाले हैं क्योंकि वो क्वेश्चन करने का फ़ायदा नहीं है जो एग्जाम में आने नहीं वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे 7th वाला। तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। तो पहले तो आप इसे कमेंट में बताओ कि इसमें कौन सा आंसर सही है। 63 है, 79 है, 31 है। मैंने तो अपने टाइम पे 63 मार्क कर दिया था, बट आपको बता दूँ ये वाला गलत आंसर है, ठीक है। बाद में मैंने घर आके चेक करा तो इसका सही आंसर होगा हमारा 79, ठीक है। तो 79 इसका आंसर होगा। यही चीज़ें हमारी कसर रह जाती है जब हम बुक से पढ़ाई करते हैं या फिर इधर उधर से जब पढ़ाई करते हैं ना, तो उसमें ये चीज़ें रह जाती हैं। ये बहुत ही माइनर चीज़ है और इसी चीज़ को MCQs में पूछ लिया जाता है बोर्ड्स के एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में। तो यहीं पर हमारी काम आती है क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी यूज डैश फंक्शन। ये तो हमारा बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, फिर भी मैंने ले लिया है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं टाइप फंक्शन। इसके बेसिस के अंदर आप जो भी डेटा टाइप डालेंगे उसका ये टाइप आउटपुट में बता देगा, इंट है, स्ट्रिंग है वगैरह वगैरह। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द एल्स ब्लॉक फॉर अ लूप एग्जीक्यूट ओनली इन द केस ऑफ नॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द लूप। ये इतना रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ये आपका ट्रू फॉल्स या फिर फिल इन द ब्लैंक में आ ही जाता है। इसका क्या मतलब होता है, इसको मैंने स्ट्रिंग वाले या लूप वाले वीडियोज़ में भी डिस्कस कर रखा है। तो इसमें सिंपल सी बात आप दिमाग में याद रख लो, ये आपके काम आएगी बोर्ड एग्जाम्स में। ये जो एल्स क्लॉज होता है ना, जब भी लूप के साथ लगता है, मतलब लूप वाला एल्स क्लॉज, इफ वाला एल्स नहीं है, ये लूप वाला एल्स, तो ये तभी एग्जीक्यूट होता है। मतलब एल्स क्लॉज का जो कोडिंग स्टेटमेंट्स का जो ब्लॉक है वो तभी एग्जीक्यूट होगा। इसको मैं आपको शो कर देता हूँ कि जो जैसे मान लो आपने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, यहाँ पे एल्स क्लॉज लगाया, यहाँ पे आपकी ये फॉर लूप की चीज़ें हैं, यहाँ पे आपकी एल्स क्लॉज की चीज़ें। तो ये वाली चीज़ ना तभी एग्जीक्यूट होगी जब हमारा ये नॉर्मली कंप्लीट होगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी ब्रेकेज नहीं आना चाहिए। ब्रेकेज इन द सेंस कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ होगा देन आपकी ये चीज़ एल्स क्लॉज एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ गए आप? तो ये नॉर्मली एग्जीक्यूट होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या है, जब आपका फॉर लूप अपने लास्ट एलिमेंट तक इटरेट हो जाएगा, वो भी नॉर्मली बिना किसी ब्रेकेज के, देन ही आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब कि हमारे आंसर ट्रू होगा क्योंकि ये तभी एग्जीक्यूट होता है जब आपका ये नॉर्मल टर्मिनेशन होता है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10th क्वेश्चन, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। ये भी हमारा इजी सा क्वेश्चन है। फॉर x इन रेंज 120 and 3 प्रिंट x, ठीक है। तो ये हमने एक फॉर लूप ले लिया है जिसका कि पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है वो हमारा स्टार्ट होता है, सेकंड आर्ग्यूमेंट जो कॉमा के बाद है वो स्टॉप होता है, एंड थर्ड आर्ग्यूमेंट हमारा बेसिकली स्टेप होता है। स्टेप मतलब कितने स्टेप छोड़ने हैं और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या आती है 1। दैट्स वाई अगर हम 1 से लेकर 20 तक लें, और 20 भी मतलब 20 का मतलब है कि 1 से लेकर 19 तक ही प्रिंट होगा, ठीक है। सेकंड लास्ट मतलब लास्ट रेंज से -1 तक हमारा प्रिंट होता है और बाय डिफॉल्ट 1 होने की वजह से 1 2 3 4 आता है क्योंकि 1 + 1 2 होता है एंड 2 + 1 3 होता है, ऐसे करके। बट यहाँ पे 3 दे दिया है, देन क्या होगा 1 + 3 4, देन 4 + 3 7, देन हमारा सेकंड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 11th वाला, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसमें भी हमें आउटपुट बताना है, सिंपल सा हमें प्रोग्राम पढ़ के। माई नेम इज डिजिटल, देन स्ट्रिंग 2 हमारी है, एक स्ट्रिंग स्लाइसिंग यूज़ हुई है बेसिकली यहाँ पे। अगर आपने मेरी स्ट्रिंग स्लाइसिंग की वीडियो या फिर स्ट्रिंग की वीडियो देख ली होगी ना, अगर आप वीडियो नहीं भी देखोगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार उसके 7 पेजेस की, 7 क्या 6.5 पेज की ही एक PDF है, अगर उसको आपने पढ़ लिया उसके बाद आपके एक क्वेश्चन छूटने के चांसेस नहीं है स्ट्रिंग से और लिस्ट से, क्योंकि स्ट्रिंग और लिस्ट भी लगभग सेम है, बस फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग के बाद लिस्ट और ट्यूपल्स पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ और उनके भी एकदम कंडेंस्ड सुपर नोट्स आपके पास आ जाएंगे। तो अभी भी अगर आपको सुपर नोट्स डाउनलोड करना है, स्ट्रिंग को एकदम खतरनाक तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेना है, तो 10-15 मिनट आपके लगेंगे, उस वीडियो को आप देख लेना। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर लिंक दे दूँगा। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पे स्ट्रिंग 2 में आपको क्या दे रखा है, स्ट्रिंग 2 के अंदर ही हमने स्ट्रिंग 1 का एक पार्ट ले लिया है, एक स्लाइस ले लिया है, उसका एक हिस्सा 3 से लेकर 7 तक का। 3 कहाँ पे आएगा हमारा, 0, 1, 2 एंड 3। और याद रखना फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में 0 से शुरू होता है एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग में -1 से। ठीक है, तो 0, 1, 2 एंड 3। एन पे आ जाएगा हमारा 3 एंड कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा, 7 - 1 है ना, 3, 4, 5, 6 मतलब NAME पूरा आ जाएगा, मतलब 4 हमारे पास लेटर रहने वाले हैं। तो स्ट्रिंग strlen इक्वल टू len str2। str2 के अंदर हमारे पास क्या है, NAME, ये नाम की स्ट्रिंग है हमारे पास, और NAME की जब लेंथ निकाली जाएगी तो क्या आएगी, 4 आएगी। तो जब हम लेंथ strlen को प्रिंट करेंगे तो एक तरह से हमारी स्ट्रिंग 2 की लेंथ प्रिंट हो रही है, जो कि आएगी हमारी 4। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़े तो स्ट्रिंग कैन नॉट बी मॉडिफाइड एज दे आर डैश टाइप डेटा टाइप्स। तो ये म्यूटेबल डेटा टाइप्स होने की वजह से मॉडिफाई नहीं हो पाते, जैसा कि आपको पता है, क्योंकि ए ही रहेगा, बी ही रहेगा, और अगर इसमें मॉडिफिकेशन करते भी हैं तो इस तरीके से होता है कि उसकी एक कॉपी बन के आती है जिसमें कि हम मॉडिफिकेशन हुआ रहता है पहले से, तो एक नई कॉपी आती है और पुरानी वाली को हटा दिया जाता है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 13, अ लिस्ट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ डैश टाइप्स। अब इस क्वेश्चन को आता तो सबको है, लेकिन वो मुंह में शब्द नहीं आता या दिमाग में आपके वो शब्द ही नहीं आता है कि मेरे को लिखना क्या है, क्योंकि आपको भी पता है लिस्ट जो है अलग अलग डेटा टाइप से बनता है। तो आपको ये समझ नहीं आता है स्ट्रिंग लिखूँ, लेंथ लिखूँ, ये सब कुछ लिख दूँ क्या कॉमा लगा के, बट फिल इन द ब्लैंक्स पे तो 1 वर्ड में आंसर देना है, तो यहाँ पे मिक्स लिखना था। मैं कंफ्यूज हुआ था, हो सकता है आप नहीं हुए होगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया। द सीक्वेंशियल एक्सेसिंग ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट इन अ लिस्ट इज कॉल्ड। सीक्वेंशियल एक्सेसिंग एक लिस्ट में से एलिमेंट को जब हम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो इसको भी अगर आपने लिस्ट वाली स्ट्रिंग वाली वीडियो देखी है तो आप इजीली बता सकते हो। तो इसका आंसर लिस्ट ट्रांसवर्सल होने वाला है, क्योंकि ट्रांसवर्सल का मतलब होता है वॉक अलोंग। वॉक अलोंग हम स्ट्रिंग या लिस्ट में कैसे करते हैं, वॉक अलोंग मतलब एक के बाद एक कैरेक्टर पे हम वॉक करते हैं या फिर इटरेट करते हैं। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में हम एक्सेस कर पाते हैं ट्रांसवर्सल के थ्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, ये हमेशा याद रखना। फिर हमारा आता है 15 क्वेश्चन। इसने 2 ट्यूपल दे रखी है हमें और हमें एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दी है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ट्यूपल 1 है हमारा 1 2 4 3 एंड ट्यूपल 2 है हमारा 1 2 3 4, और हमें एक कंपैरिजन ऑपरेटर दे दिया है 2 ट्यूपल्स के बीच में, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स का आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है कि मतलब इक्वल है या नहीं है, छोटा है बड़ा है वगैरह वगैरह। ओके, ट्यूपल 1 छोटा है ट्यूपल 2 से, अब ये ट्रू है या फॉल्स। तो ट्यूपल 1 को अगर हम देखें या ट्यूपल 2 को, पहली बात तो आप ये जान लो कि इन लोगों का कंपैरिजन कभी भी स्ट्रिंग का या लिस्ट का या भी किसी भी एलिमेंट का ना पाइथन के अंदर लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में कंपैरिजन होता है। इसको अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ तो डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, मतलब ए एक बराबर कहलाएंगे, ए एंड बी में से ए छोटा कहलाएगा, बी बड़ा कहलाएगा, इस टाइप से। और नंबर्स में भी, नंबर्स में तो ईजी हो जाता है। ठीक है, तो 1 1 इक्वल हो गया, 2 2 इक्वल हो गया। देन आते हैं हम थर्ड एलिमेंट पे, तो यहाँ पे 4 बड़ा हो जाता है 3 से, ऑटोमेटिकली हमारा ट्यूपल 1 बड़ा हो जाएगा। बट यहाँ पे ट्यूपल 1 छोटा दे रखा है तो हमारा फॉल्स होने वाला है ये, क्योंकि ये सही बात नहीं है, ट्यूपल 1 बड़ा है हमारा, छोटा नहीं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ मैच डॉट सेल 4.4। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन पता नहीं मैंने सही करी या नहीं करी, बट आप समझ लो कि मैच डॉट CL एक फंक्शन होता है जो कि हमारे को एक सबसे छोटी वैल्यू देता है पास की, मतलब या तो उसके इक्वल हो या तो उससे जस्ट बड़ा हो, समझ रहे हो, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, जस्ट बड़ा। तो यहाँ पे 4.4 के बराबर तो नहीं है, लेकिन जस्ट बड़ा यहाँ पे हमने 5 दे रखा है। और एक और बात याद रखना, वो इंटीजर टाइप होना चाहिए, वरना 5.0 भी आंसर हो सकता है, तो बट वो फ्लोट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ अ मॉड्यूल। तो मॉड्यूल का एडवांटेज कौन सा नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, बट इसमें सी वाला पार्ट है, कहीं भी आपको दिखे रिड्यूसिंग साइज वाला किसी मॉड्यूल के लिए तो उसको टिक कर देना। ठीक है, वो एडवांटेज में नहीं आता है मॉड्यूल के, ये थोड़ा एक्सेप्शनल सा क्वेश्चन है तो इसको इग्नोर करना।
द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग द प्रोग्राम एरर इज कॉल्ड। अब देखो ये तो आपको बहुत ही पता ही होगा, अगर हैकिंग वैकिंग अगर आप जानते हो या फिर आपको थोड़ा प्रोग्रामिंग में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, क्योंकि जो आपकी एक प्रोग्रामर की इनकम होती है ना वो यहाँ से भी आती है, क्योंकि उसका काम क्या रहता है कि किसी भी कंपनी के उसमें फॉल्ट फाइंड करना, एरर्स फाइंड करना एंड उसे रेक्टिफाई करना, और इसी को हम बाउंटी हंटिंग भी कहते हैं अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। और ये हमारा डीबगिंग कहलाता है, हम मतलब डीबग करें, मतलब बग्स को फाइंड करना एंड उसे रेक्टिफाई करना, इसे डीबगिंग कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा डीबगिंग। देन 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड ट्यूपल्स। तो लिस्ट और ट्यूपल में डिफरेंस क्या है, ये लगभग सेम रहते हैं। लिस्ट क्या रहता है, हमारा जिद्दी नहीं है, और ट्यूपल बहुत जिद्दी है। इनके अपने अपने फ़ायदे होते हैं। लिस्ट हमारा म्यूटेबल कहलाएगा इसीलिए, ट्यूपल हमारा इम्यूटेबल हो जाएगा, तो हम चेंज नहीं कर सकते। थोड़ा सा इनके सजावट में भी डिफरेंस आता है। इसको हम लिस्ट को हम क्लोज ब्रैकेट में रखते हैं, इसको हम ब्रेसेस में रखते हैं नॉर्मल, जो सेट्स में यूज़ होते हैं। यूज़ ऑफ कलेक्शन वेयर द ऑर्डर एंड आइटम चेंजेस। इस लिस्ट में हम कोई भी चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं जैसे, क्योंकि वो म्यूटेबल है, और ट्यूपल में हमेशा हर चीज़ फिक्स रहती है। अब इनमें एक एफिशिएंसी वाला फैक्टर आता है जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है कंपनी वगैरह के लिए, या आपके प्रोग्राम में भी अगर कहीं पे ज़रूरत है तो उसे ट्यूपल में अरेंज करो, क्योंकि वो आपकी स्पेस भी बचा रहा है और आपके प्रोग्राम को फास्ट भी बना रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ अ पाइथन मॉड्यूल। पाइथन मॉड्यूल अब क्या होता है, पाइथन मॉड्यूल क्या होता है, एक सेट ऑफ पाइथन के कोड्स को कंटेन करता है, ठीक है, जिसके अंदर की फंक्शंस हो सकते हैं, क्लासेस हो सकते हैं, वेरिएबल। एक मतलब अगर आपको लेमन लैंग्वेज, अगर सिंपल भाषा में अगर समझाऊँ, तो आपके पास एक घर है जो आपको बनाना है, बट आपके पास ब्लू प्रिंट पहले से ही दिया गया, तो ब्लू प्रिंट ही हमारा मॉड्यूल, मतलब हम क्या यूज़ करने वाले हैं वो हमारा पहले से ही अवेलेबल रहना चाहिए। मतलब टूल्स, मॉड्यूल हमारे ना टूल्स हो गए। अगर आपके पास छैनी हथौड़ी ये सब नहीं रहेगा तो आप करोगे क्या। वैसे ही हमारे, और मॉड्यूल का एग्जांपल जैसे मैंने वो दिया था, क्या बोलते हैं, मैथ्स। तो मैथ अगर आप इंपोर्ट कर ले, तो मैथ एक मॉड्यूल है, इसको अगर आपने इंपोर्ट कर लिया तो आप डायरेक्ट SQRT स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। आपके पास एक टूल आ गया है स्क्वायर रूट निकालने का, तो ये हमारा ये होता है। इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, अपना मनचाही जगह पे हमारे पास टूल्स अवेलेबल हो जाते हैं। देन 21st क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ एरर विल प्रोड्यूस व्हेन यू टाइप दिस। तो रिजल्ट इक्वल टू हमने पाइथन +10 कर दिया है, इसका एरर का हमें नाम बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो अगर आपने स्ट्रिंग की वीडियो देखी होगी, मैंने ये भी डिस्कस करा था अलग से एक्सेप्शन में, क्वेश्चंस में। तो इसमें क्या हो रहा है, पाइथन एक स्ट्रिंग है एंड 10 एक इंटीजर है, तो ये हमारा एरर ऑकर इसलिए आएगा क्योंकि इनका टाइप अलग है ना। ये हमारा स्ट्रिंग टाइप है, ये हमारा इंट टाइप है, ओके। तो यहाँ पे हमारा टाइप एरर आ जाएगा। और नॉर्मली क्या होता है, 2 इंट को प्लस करोगे तो एडिशन हो जाएगा, 2 स्ट्रिंग को प्लस करोगे तो कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा, बट ऐसे केस में एरर आ जाता है। देन आता है हमारा 22nd क्वेश्चन, नेम सम कॉमन इनबिल्ट एक्सेप्शन इन पाइथन। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, ये 3 मार्क्स में पूछा गया था और इसमें आराम से 3 मार्क्स कोई भी बच्चा ले जा सकता है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी से भी आईडीएलई में या फिर अपने कंप्यूटर लैब में प्रैक्टिस करी है तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा कॉमन एरर सिंटेक्स एरर आता है। आपने भी इसको फेस करा होगा। तो सिंटेक्स एरर कभी भी आ जाता है, आपने एक स्पेस ज़्यादा दे दिया, स्पेस कम दे दिया, आपने एक पैरेंथेसिस नहीं लगाया, एक कॉलन नहीं लगाया, तो इन सब की वजह से आपका सिंटेक्स एरर आ जाता है। सेकेंड आता है हमारा इंडेंटेशन एरर। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ। अब जैसे हमारे 3 टाइप के तो पूरे टोटल स्टेटमेंट्स होती हैं पाइथन में। एक होता है सीक्वेंस, जो कि सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं, डायरेक्ट चलती हैं। 2 हमारी आती है कंपाउंड स्टेटमेंट, जो कि हमारी इफ़ कंडीशनल होती है, एक होती है इटरेबल। तो कंडीशनल में भी क्या होता है, इफ़ कुछ लिखते हैं हम, यहाँ पे दिन सेट ऑफ चीज़ें आ जाती है हमारे पास, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हमें फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। वैसे ही हमारी लूप जो आता है, फॉर लूप, उसके लिए भी हम लिखते हैं, देन उसके बाद हमें इंडेंटेशन देना पड़ता है। और अगर आपने ये इंडेंटेशन नहीं दिया देन आपका एरर जाहिर सी बात है आ जाएगा। तो इंडेंटेशन एरर। देन जीरो डिवीजन एरर, अगर आप किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड कर रहे हो तो पाइथन में उसका भी एक एरर आ जाता है, ठीक है। देन आता है टाइप एरर। टाइप एरर तो हमने जस्ट अभी करा था, यहाँ पे जो ये पाइथन प्लस ये करा तो इनके टाइप अलग थे, तो ये टाइप एरर में आ जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ये 4 एरर हैं, बस ये लिख दोगे आपको मार्क्स मिल जाएगा। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ वेब ब्राउज़र। अब ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही ले लिया है, हो सकता है नेटवर्किंग में पूछ लिया जाए, आपको भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। द पर्पज़ ऑफ अ वेब ब्राउज़र इज़ टू अलाउ यूजर टू एक्सेस एंड नेविगेट द वर्ल्ड वाइड वेब. It serves as a gateway to the internet, enabling user to view websites, access web application and interact with online content. अब जैसे आप मेरा ये वीडियो देख पा रहे हो तो ये भी किसी, अगर आप लैपटॉप में देख रहे हो किसी ब्राउज़र के थ्रू देख रहे होगे, क्रोम के थ्रू, ब्रेव के थ्रू, अदरवाइज आप नहीं देख पाते। तो इंटरनेट और ब्राउज़र, इसको जोड़ने का काम हमारा वेब ब्राउज़र करता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब से अगर आप नहीं जुड़ोगे तो आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। व्हाट इज़ फाइनली क्लॉज कॉल्ड क्लीन अप। तो फाइनली क्लॉज को हम क्लीन अप क्यों कहते हैं?
अब ये हमारा आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के पार्ट से हमारे पाइथन के, ठीक है। हम अलग से चैप्टर वाइज भी पढ़ाई करने वाले हैं, बट ये उनके लिए जो रिवाइज कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बस थोड़ा सा समझाऊँगा। डीप में समझना है तो वो वीडियोस देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, बट यहाँ पे मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। तो फाइनली क्लॉज को क्लीन अप इसलिए कहते हैं क्योंकि पहला इनमें ट्राई ब्लॉक रहता है। तो ट्राई क्या करता है कि आपके इसमें जो भी आपका प्रोग्राम है उसे लिख दो। अगर इसमें ये वाला ब्लॉक है जिसमें आपको एरर आ सकता है, मतलब मे ऑकर एरर वाला ब्लॉक है जिसमें चांसेस है एरर आने के, तो वो चीज़ इसमें लिख दो। अगर वो एरर आ गया तो एकदम से आगे वाली चीज़ एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगी, डायरेक्ट वो चले जाएगा एक्सेप्ट में। एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में जाते ही आपको पहले वो चेक करेगा कि एरर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एरर जैसे ही मैच होगा, जैसे कि यहाँ पे 0 डिवीजन एरर आया था और 0 डिवीजन एरर आपने एक्सेप्ट ब्लॉक में भी लिखा है, तो वो प्रिंट कर देगा जो कि आप प्रिंट करवाना चाहते हो। लास्टली हमारा ऑप्शनल चीज़ रहती है फाइनली, अगर आप नहीं लिखोगे तब भी काम चलेगा, बट इसको आप लिख दोगे तो ये एग्जीक्यूट होके रहेगा चाहे आपका एरर आए या ना आए। इसीलिए हम इसे क्लीन अप कहते हैं, क्योंकि ये चलना ही चलना है, ऑलवेज रन करता है ये, ठीक है। तो ये आपको मतलब टचअप, फाइनल टचअप देता है प्रोग्राम को, जो भी आप इसे कराना चाहते हो, इसीलिए क्लीन अप कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट डिफरेंट वेज टू क्रिएटिंग ट्यूपल विद द फॉलोइंग नंबर्स। 5, 10, 15, 20 को हमने ट्यूपल में डालना है, तो इसके 3 तरीके हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है। यूजिंग पैरेंथेसिस, यूजिंग कंस्ट्रक्टर, यूजिंग पैकिंग एंड अनपैकिंग। तो सिंपली हम एक वेरिएबल प्रोवाइड करके आगे वैल्यूज़ को पैरेंथेसिस में लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली एक ट्यूपल क्रिएट हो जाएगी। सेकंड तरीके में हमें एक इटरेबल थिंग लिखनी है ट्यूपल कंस्ट्रक्टर के अंदर। ट्यूपल कंस्ट्रक्टर कहते हैं इसे, इसके अंदर कोई भी इटरेबल चीज़ रख दो तो वो ट्यूपल बन जाती है। जैसे यहाँ पे लिस्ट रखी है हमने, तो हम पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिस्ट डालिए, आप डिक्शनरी भी डाल सकते हो। दूसरा होता है अनपैकिंग एंड पैकिंग। इसमें क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के सामने आप डायरेक्टली कॉमर्स के साथ वैल्यूज़ को लिख दोगे तो ये ट्यूपल में ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 तरीके। हाउ इज एन एक्सेप्शन हैंडल्ड इन अ पाइथन प्रोग्राम, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो एक किसी भी एक्सेप्शन को हम पाइथन में कैसे हैंडल करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक्सेप्ट ब्लॉक की बात करी थी। तो किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक कहते हैं, तो हम उसे यूज़ करते हैं। अब ये क्या करता है, ट्राई जो है वो किसी भी एक्सेप्शन को कैच करता है, एक्सेप्ट जो है आपका प्रिंट कर देता है जो भी एरर का आप मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। और फाइनली एक रहता है जो ऑप्शनल रहता है, तो वो आपका एरर आए ना आए, आप जो प्रिंट कराना चाहते हैं वो प्रिंट हो जाता है। इस तरीके से हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं पाइथन में। अब रही बात एग्जाम्पल की, तो आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे दे सकते हो, एक एक्स ले लेना इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0, एक्सेप्ट ब्लॉक में 0 डिवीजन एरर जो आप प्रिंट कराना चाहते हो वो लिख देना, और एक फाइनल क्लॉज भी लिख देना, ठीक है। देन आता है हमारा 29 वाला क्वेश्चन। इसमें आपको 3 ट्यूपल दे दिए दोबारा। अब इतने ट्यूपल के क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि शायद से एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे स्ट्रिंग और लिस्ट तो पढ़ लेते हैं बट ट्यूपल को नहीं पढ़ते, बट आप ज़रूर पढ़ लेना ट्यूपल को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं कि ट्यूपल 1 में क्या दे रखा है हमें 1 2 3 4, देन ट्यूपल 2 में वैल्यूज दे रखी है, ट्यूपल 3 में मेन आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो ए क्या बोल रहा है, T1, T2 इक्वल टू T2, T1। तो ये सिंपली यहाँ पे स्वैपिंग हो रही है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारा, इक्वल टू है ना, ये हमारा मैथ की तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो हमारा एक अलग ही चीज़ रहती है, उसमें डबल इक्वल टू लगाना पड़ता है किसी चीज़ को इक्वेट करने के लिए, बट ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल्स रहते हैं और मेन मेजॉरिटी इनकी रहती है क्योंकि इनकी चलती है, ये जो चाहेंगे वही होगा। तो ये क्या चाह रहा है अभी कि T2 जो है ना वो फर्स्ट वाले वेरिएबल में आ जाए, तो वो आ जाएगा। देन T1 हमारा T2 वेरिएबल में आ जाएगा, प्रिंट बोल रहा है T1, तो T1 में क्या आएगा, T2 की वैल्यूज आ जाएंगी। T1 में कुछ भी था, अब T2 प्रिंट होगा T1 की जगह पे। तो 10, 20, 30, 40 प्रिंट होगा पहले, देन T2 की जगह क्या आएगा, T1 की वैल्यूज प्रिंट आएगी T2 में। तो हमारा सिंपली आउटपुट क्या आ जाएगा, पहले वाली लाइन में 10, 20, 30, 40, और इसी तरीके से आएगा, वो पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज होगा, कॉमा से सेपरेटेड होगा। देन सेकंड लाइन में हमारी 1 की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी 1 2 3 4। देन बी आता है क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या हो रहा है, 1 3 के साथ स्वैप हो गया और 3 1 के साथ स्वैप हो गया। तो यहाँ पे 1 में 3 की वैल्यूज़ आएंगी एंड 3 में 1 की वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यूज़ देख लेना। एंड सी आता है हमारा, सी में थोड़ा सा आपको घुमाने फिराने की कोशिश करी गई है, नहीं वैसा वाला घुमाने की कोशिश नहीं करी गई है। T3 में हमारी T1 की वैल्यू आ जाएगी, T2 में हमारी T2 की ही आएगी, T2 की स्वीट ही नहीं आने वाली, T2 की वैल्यू आएगी। देन T1 के अंदर हमारी T3 आ जाएगी, ठीक है। तो T3 के अंदर हमारा T1 आने वाला है, ये सब आपको देखने की जरूरत नहीं, पहले प्रिंट देख लेते हैं। प्रिंट में क्या है, T1, तो T1 के अंदर किसकी वैल्यू डाली, T3, तो यहाँ पे T3 वाली वैल्यू प्रिंट कर देना। देन T2 के अंदर हमारी T2 ही था, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी। T3 के अंदर हमारी अब T1 की वैल्यू है, तो ये हमारा मॉडिफाई होने के बाद T1 की वैल्यू ही लिखनी है, तो T3 में आप T1 की वैल्यू लिख देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट विल द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम प्रोड्यूस, जस्टिफाई योर आंसर। x इक्वल टू में 5 दे दिया है, y इक्वल टू 0 दे दिया है, प्रिंट करने को कहा है स्ट्रिंग a, ट्राई के अंदर डाला गया है प्रिंट b, a इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y, इसको हम डिवीजन कहेंगे, ठीक है, फ्लोर डिवीजन नहीं है ये, प्रिंट c एंड एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर के अंदर हमें दिया है प्रिंट f, देन एक्सेप्ट के अंदर प्रिंट d, देन प्रिंट a हमारा इजीली हो जाएगा जो कि हमारी स्ट्रिंग है, तो a आ गया हमारा, देन ट्राई के अंदर हमारी सीक्वेंस एंटर करेगा, देन ट्राई के अंदर हमारा सीक्वेंस एंटर करेगा जिसमें कि वो प्रिंट कर देगा b, जैसे ही वो एक एरर को फाइंड करेगा जो कि हमारा a इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y, क्योंकि वो जीरो डिवीजन एरर आ जाएगा क्योंकि 5 0 से डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन के अंदर एकदम से टर्मिनेट हो जाएगा वो, प्रिंट सी को तो वो छुएगा भी नहीं, जैसे ही वो एरर फाइंड करता है वो जंप कर देता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर के अंदर वो वेरीफाई कर लेगा कि जीरो डिवीजन एरर है तो वो प्रिंट कर देगा f, और इस एक्सेप्ट ब्लॉक में ये जो d है ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमारा कोई भी अनएक्सपेक्टेड एरर नहीं आया है। तो लास्टली हमारा आंसर हो जाएगा a, b एंड f, ये d नहीं होगा, ये मिस्टेक है, ओके। अब थोड़ा सा आता है हमारा लेंथी क्वेश्चन, बट इसके लिए मार्क्स भी आपको 5 मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा तो एफर्ट डालना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, इजी है, बट आपको ये पैटर्न एक बार पता होना चाहिए, वरना आप फंस सकते हो और काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोग्राम लिख के आ जाओगे। बट अगर ये आपको पता है तो इजीली आप इसको टैकल कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इनपुट करने हैं हमें n नेम्स एंड फ़ोन नंबर, मतलब हमें पहले तो ये जानना है यूज़र से कि कितने नेम और कितने फ़ोन नंबर चाहिए उसे, ठीक है। देन उसे स्टोर करना है डिक्शनरी के अंदर, दूसरा काम हो गया हमारा। तीसरा काम क्या है, एक क्वेरी जनरेट करनी है जिसमें हमें फ़ोन नंबर चाहिए एक पर्टिकुलर नेम। तो सबसे पहले हमने एक n वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर हमने इनपुट मांगा है यूज़र से कि कितने एंट्रीज करनी है आपको, ठीक है, और इसको इंट में कन्वर्ट कर लिया है क्योंकि नंबर ऑफ एंट्रीज चाहिए और इसको हमें लूप में भी यूज़ करना है, तो ये इंट वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए। देन फ़ोन बुक नाम से एक डिक्शनरी बनाई, जैसा कि यहाँ पे बोला था डिक्शनरी में स्टोर करना है, तो हमने एक डिक्शनरी बना ली। अपने यूज़र से इनपुट ले लिया, देन एक डिक्शनरी बना ली, ठीक है, यहाँ पे डिक्शनरी बना ली हमने। देन एक फॉर लूप लगाएंगे हम। फॉर लूप में क्या करेंगे, हम जितने भी एंट्रीज मांगी थी हमने यूज़र से उतने बार हम उसका नाम और फ़ोन नंबर पूछेंगे। एंट्रीज का मतलब क्या था, मैं इतने नाम और इतने फ़ोन नंबर दूंगा, तो फॉर लूप के अंदर फॉर रेंज n हम नेम्स और फ़ोन नंबर को कलेक्ट करेंगे, और जैसे ही नेम और फ़ोन नंबर हमारे पास आएगा तो हम फ़ोन बुक डिक्शनरी के अंदर नेम की के लिए फ़ोन नंबर की वैल्यू डाल देंगे। एक की वैल्यू का पेयर बन जाएगा जिसमें कि नेम की वैल्यू फ़ोन नंबर में होगी, ठीक है। ऐसे करके इटरेट करते करते हमारी डिक्शनरी फिल होते जाएगी अलग अलग रिकॉर्ड के साथ। देन हमारा थर्ड एंड लास्ट काम क्या है कि हमें फ़ोन नंबर प्रिंट करना है एक पर्टिकुलर नाम के लिए। तो हम एक क्वेरी लेंगे यूज़र से कि आपको किस नाम के लिए फ़ोन नंबर चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो आपने इस डिक्शनरी में सारी लड़कियों का फ़ोन नंबर सेव कर रखा है और आपके दोस्त को ये क्वेरी दी जाए तो उससे पूछा जा रहा है कि कौन सी लड़की का नंबर चाहिए, तो वो डालेगा कि भाई मेरे को जिस लड़की का नंबर चाहिए, और अगर फ़ोन बुक में अवेलेबल है तो उसे प्रिंट कर दिया जाए, अदरवाइज़ बोल दिया जाए कि भाई ये IS YS बनो, पढ़ाई लिखाई करो। तो अगर फ़ोन बुक के अंदर हमें क्वेरी नेम मिल जाती है तो हम एक टेक्स्ट लिखेंगे स्ट्रिंग, तो आप ये खुद ही समझ सकते हो क्या लिखा गया है, एंड क्वेरी नेम डाल देंगे मतलब उसका नाम, प्लस करके हम एक और स्ट्रिंग डालेंगे। इस स्ट्रिंग में आपको असली चीज़ मिलेगी जो कि है उसका नंबर, ठीक है। ये ऐसे स्ट्रिंग है, इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा फालतू में, आपका भेजा फ्राई हो जाएगा, इसको बाद में देखा जाएगा। अच्छी बात है, अगर आपको पता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं इसको अलग से एक वीडियो में डिस्कस कर लूँगा, इसके एडवांटेज वगैरह सब देख लेंगे। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, x y a इक्वल टू 5 0 none। ऐसे करके हमारी ये 30 क्वेश्चन की तरह ही हमारा ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक है। ये वाला तो मैं एक बार कहूँगा कि आप ये कर ही लेना, ये पूछ लिया जाता है। तो ट्राई के अंदर हमारे डाल दिया है प्रिंट b, एंड यहाँ पे हमारा आ गया है एरर, क्योंकि x डिवाइडेड बाय y हमारा एरर दे देगा, x में क्योंकि है 5, y में है हमारा 0, तो 5 डिवाइडेड बाय 0 एरर आ जाएगा। बट अब हमारा असली आंसर क्या आएगा, तो हमारा पहले प्रिंट हो गया था a जो कि इन सब के ब्लॉक के बाहर है, तो ये प्रिंट हो जाएगा, सिंपली हमारा a आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले हमारा एक a प्रिंट हो जाएगा, a प्रिंट होने के बाद हमारा ट्राई ब्लॉक में b होगा प्रिंट, वो भी स्ट्रिंग है तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। देन यहाँ पे एरर आते ही वो जंप कर लेगा एक्सेप्ट में, तो यहाँ पे d और e का स्ट्रिंग प्रिंट होगा, तो d आएगा, देन हमारा e आएगा, लास्ट में a की वैल्यू प्रिंट होगी क्योंकि यहाँ पे कोटेशंस नहीं लग रखे हैं। तो a की वैल्यू क्या है, ऊपर से देखेंगे अगर हम, तो a इक्वल टू नन है, तो यहाँ पे एक हमारा नन लिखा हुआ आ जाएगा, ये कैपिटल में n लिख देना स्टार्टिंग वाला, तो यहाँ पे हमारा नन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
देन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, वेब टू डिस्प्ले फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। वेब मतलब सिंपल है, आप कंफ्यूज मत होना, राइट अ प्रोग्राम। ओके, एग्जाम में भाई मेरे एक दोस्त को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि वेब लिख क्या दिया, तब मैंने बता दिया था उसे भाई राइट अ प्रोग्राम। वो अलग बात है कि वो तब भी नहीं कर पाया था। तो क्वेश्चन में दोबारा आते हैं। तो हमें एक प्रोग्राम बनाना है बेसिकली, जिसमें कि हम पे एक लिस्ट पड़ी होगी एलिमेंट्स की, और हमें बताना है कौन सी एलिमेंट कितने बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आपने बचपन में डेटा हैंडलिंग में भी पढ़ा होगा मैथ्स की क्लासेस में कि फ्रीक्वेंसीज और वगैरह वगैरह क्या होती हैं। ठीक है, तो ये मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक लिस्ट ले लिए है, हमने एक डिक्शनरी बना लिया। डिक्शनरी इसलिए बनाई है क्योंकि हम उसकी वैल्यूज स्टोर करेंगे हर एक एलिमेंट के लिए। हमने एक फॉर लूप ले लिया है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये हमारी लिस्ट है। फॉर एलिमेंट्स इन लिस्ट, लिस्ट मतलब है पूरी रेंज, मतलब पूरे सारे एलिमेंट आएंगे फॉर लूप में। एलिमेंट मतलब सबसे पहले हम 1 पे आएगा, देन 2 पे, 3, ये इसका वेरिएबल है और ये हमारा सीक्वेंस है। सबसे पहले 1 आएगा, आप इसको फ्लो को समझो, इसके प्रोग्राम को 1 आया, इसको डिक्शनरी से कोई मतलब नहीं है। फॉर लूप के अंदर इसको कॉल किया गया कि भाई फ्री हो कि नहीं हो, तो इसने बोला भाई फ्री हूँ। फिर इफ़ मतलब इसने पूछा क्या तुम फ्री तो हो लेकिन फ्रीक्वेंट डिक्शनरी में हो क्या, तो इसने बोला भाई मैं तो नहीं हूँ, और फ्रीक्वेंट डिक्शनरी क्योंकि खाली है, इसने बोला कोई बात नहीं, एल्स में जाओ। एल्स में क्या करा फ्रीक्वेंट डिक्शनरी ने कि ले भाई 1 की के लिए एक वैल्यू दे दी गई 1, देन दोबारा 2 पे आया, ऐसे ही करके इसको भी कॉल किया गया, इसने भी बोला क्या फ्री हो, बट ये भी हमारे इसमें नहीं मिला डिक्शनरी में, तो इसको भी 1 दे दिया। ऐसे करके जब वापस से 1 को कॉल किया गया, इस बार 1 ने जवाब दिया मैं तो पहले से ही हूँ डिक्शनरी में, इसकी वैल्यू में एक 1 इंक्रीमेंट कर दिया गया, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 बार, मतलब ये 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है, तो जब भी एक बार डिक्शनरी में फाउंड कर लिया जाएगा तो उसकी वैल्यू को एक बार इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। इंक्रीमेंट मतलब एक बार बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे करते करते जब भी रिपीटेशन आएगा तो उस की के लिए, मतलब 1 की के लिए वैल्यू हमारी बढ़ती जाएगी। जैसे अगर यहाँ तक देखूँ तो 1 2 3 बार 1 आया है, तो 1 की वैल्यू पहले तो हमारे यहाँ पे रजिस्टर होगी, देन इंक्रीमेंट होते होते वो एक बार 2 बार वो 3 हो जाएगी। ऐसे करते करते सबके लिए एक की और सबके लिए एक वैल्यू बन जाएगी, तो एक यूनिक की एंड वैल्यूज का पेयर बन जाएगा डिक्शनरी में। नाउ हमें चीज़ें को डिस्प्ले करने के लिए एक लूप लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें एक एक करके डिस्प्ले करना है। तो फॉर एलिमेंट्स एंड फ्रीक्वेंसी इन फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी डॉट आइटम्स, तो एलिमेंट में से हम एलिमेंट उठा लेंगे जो कि ऑकर होगा फ्रीक्वेंसी टाइम्स, और फ्रीक्वेंसी और एलिमेंट हमारा इनकी कीज़ और वैल्यूज़ में से उठ के ऐसा आउटपुट आ जाएगा। इसको मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, इसके लिए मैंने पहले ही बोल दिया है कि मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। हाउ आर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इम्पोर्ट मैथ एंड फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट। अगर कोई नॉर्मल बच्चा इम्पोर्ट मैथ और फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट देख ले तो उसको सोचेगा भाई इसमें डिफरेंस होता ही क्या है, क्योंकि हो सकता है उसने बुक पढ़ते टाइम बाय मिस्टेक इस पर इतना ध्यान ना दिया हो, तो मैं दिलवा देता हूँ। तो इम्पोर्ट मैथ क्या करता है बेसिकली, इसको एक बार इम्पोर्ट कराने के बाद आपके पास सारे टूल्स आ जाते हैं मैथ्स के लगभग, जिसमें कि आप स्क्वायर रूट भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको मैथ्स डॉट स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको 16 का रूट मिल जाएगा, जो कि होगा 4.0, क्योंकि इसके आंसर आते हैं फ्लोट में। बट फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट की तो भाई बात ही अलग है, ये प्रिंट कर सकता है मैथ्स के साथ भी, और अगर आप मैथ्स डॉट ना लिखो तब भी ये बुरा नहीं मानता है, डायरेक्ट रूट दे देता है। तो ये है एडवांटेज फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट का, और इसमें एस्ट्रिक का ध्यान रखना, एस्ट्रिक भी लगना चाहिए, तो ये डिफरेंस लगता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहीं पे गाइस हमारी वीडियो खत्म होती है। बेस्ट ऑफ लक भाई तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम के लिए। आगे की प्लानिंग मेरी ऐसी है कि हम बाकी क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहले मैं सोच रहा हूँ कि ये 2-4 क्वेश्चन पेपर ही हैं, ज़्यादा नहीं है, तो इन्हें सॉल्व कर दिया जाए। इसके बाद हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे, स्ट्रिंग की, लिस्ट की, डिक्शनरी वगैरह सबके अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग वीडियो में। उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चंस के लिए सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन भी छूटने के चांसेस नहीं रहने वाले हैं, और आपको सुपर नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिसकी वजह से आप 5 से 6 या 7 पेज में आपके सारे 40-40, 50-50 पेज के चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, और उसमें एक भी चीज़ मिस आउट नहीं होगी। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब कुछ आपसे मिस हो सकता है। और लाइक कर देना अगर आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, क्योंकि भाई सुबह से प्रेजेंटेशन बनाना शुरू करो ना भाई, 3 से 4 घंटे कहीं नहीं जाते मेरे। तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, ताकि ये मेरी जो मेहनत थी ना, ये पूरा दिन जो लगता है ये वर्थ इट हो जाए मेरे लिए। और बस इतना ही नहीं, अपने 12th के दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करो, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाए और बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ला पाए। हमारा एम रहने वाला है 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाने का। तो तब तक के लिए बाय बाय, आपके लिए नेक्स्ट कंटेंट भी तो बनाना है।